बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और हमें देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उन सबको भी ईद मुबारक। राय साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास आज। सियासत उसी तरह है। पहली खबर, दो अहम शख्सियात के इस्तीफे आ गए हैं और ये इमरान खान का एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये इस्तीफे आए। इसकी पूरी रुदात अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर एक और सहाफ़ी पर हमला हुआ समी इब्राहिम के ऊपर, और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, हमलावर कौन थे, कहां से आए और किस तरह रफू चक्कर हुए, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आखिर में जीएचक्यू और इमरान खान के हवाले से भी एक अहम खबर है जिसे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने इदारों को भी प्रेशर में किया, पाकिस्तान की अदालतों को भी प्रेशर में लेकर आए। पाकिस्तान की आवाम अब इस प्रेशर को कैरी कर रही है, यानी बढ़ा रही है रोजाना की बुनियाद के ऊपर। और इस प्रेशर को पाकिस्तान की सियासी जमातें भी फील कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल सीन से गायब है। फजल रहमान साहब वजारतें लेकर बिल्कुल खामोश हो गए, लेकिन नून लीग के ऊपर यह प्रेशर हमें बाकायदा नजर आ रहा है। लंदन से लेकर जाती उम्रा तक ये प्रेशर फील किया जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह ज़िमनी इंतखाब है, जहां पर कैंपेन चलाने के लिए लोग मौजूद नहीं है। वो करिश्मा नजर नहीं आया मरियम नवाज की शक्ल में कि शायद वो क्राउड पुलर होंगी और लोगों को मोबिलाइज कर सकें। राय साहब, जलसे बड़े करने के लिए क्राउड पुलर तो होते हैं, लेकिन हल्के के जलसे और हल्के की सियासत आपको अपने लोगों से ही लड़नी पड़ती है, जो वहां के रहने वाले हैं, जो वहां के उम्मीदवार हैं, जो इंतखाब लड़ रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट आपकी सियासत के ऊपर भी पड़ता है। और हमने इंपोर्टेड हुकूमत की सियासत 3 माह में देख ली, अवाम ने इन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। और इन्हें राय साहब बंदे नहीं मिल रहे कि जिनके जरिए कैंपेन चलाई जा सके, क्योंकि दूसरी तरफ से इमरान खान का करिश्मा, इमरान खान साहब खुद कैंपेन चला रहे हैं और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और अवाम इमरान खान की कॉल के ऊपर लबैक कर रही है। जिस हल्के में जाएं, सर्वेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। अब राज साहब, 2 इस्तीफे आए हैं। मैं ये चाहूंगा कि ये डिटेल आप हमारे साथ शेयर करें कि ये 2 शख्सियत कौन सी हैं और इस्तीफे देने की बुनियादी वजह क्या बनी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्यों इनसे इस्तीफे लिए और क्या टास्क दिया गया, और क्या ये टास्क जो दिया गया है कारगर साबित होगा। इसमें कोई आपको लगता है कि फायदा भी होगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बंदों की तलाश में थे कि कोई ना कोई इस कैंपेन को आगे बढ़ा सके। और फिर ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ये हमारे साथ शेयर करें। देखें हाशमी साहब, जो खान साहब ने प्रेशर क्रिएट किया है, वो प्रेशर वो इस वजह से क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं कि उनका जो बयानिया था उसको आवाम ने सच माना। इमरान खान साहब के बयानिए ने आवाम के दिलों पर असर किया। फिर लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़ते गए। एक तरफ पूरे मुल्क का निज़ाम था, पूरे मुल्क के इदारे थे, पूरी रियासती मशीनरी थी, तमाम रियासती इदारे थे। ये तमाम फैक्टर्स इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे। दूसरी जानिब इमरान खान थे और इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अवाम थे। अब अमूमन इससे पहले होता ही आया है कि जब तमाम रियासती इदारे और पूरा निज़ाम किसी एक शख्स, किसी एक पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू करें, तो वो पार्टी और वो लीडर मुकम्मल तौर पर क्रिपल हो जाता है, यानी उसकी जुर्रत ही नहीं होती कि वो इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी ब्रॉड और मैसिव एक सपोर्ट बेस है, तो इस वजह से इमरान खान साहब तमाम तर रियासती वसाइल जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, तमाम तर रियासती इदारे जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, उसके बावजूद वो इतना प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हुए कि अब 2 बड़ी शख्सियात को इस्तीफे देने पड़े हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त नून लीग की हालत कितनी पतली है। और ये जो 2 इस्तीफे आए हैं हाशमी साहब, 2 वुज़रा के, जिनमें एक अय्याज सादिक शामिल हैं और फिर ख्वाजा सलमान रफीक शामिल हैं, ये इस्तीफे कोई आराम से इन्होंने नहीं दिए। यानी खास तौर पर अय्याज सादिक जो हैं,
ये तो इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये तो चाहते थे कि ये अपनी वजारत से चिमटे रहें और एक लम्हे के लिए भी अपनी वजारत ना छोड़ें। और ख्वाजा सलमान रफीक को भी अपनी जानिब से एक बड़ा गिला शिकवा है कि उन्होंने और ख्वाजा साद रफीक ने तो जेल भी काटी, और उस वक्त पार्टी ने कोई ज्यादा साथ भी नहीं दिया ख्वाजा बरादरान का, बल्कि ख्वाजा साद रफीक जब जेल से वापस आए और उन्होंने अपनी टोन थोड़ी सी माइल्ड कर ली, तो मरियम नवाज उनसे नाराज हो गई थी कि आपने अपनी टोन क्यों माइल्ड कर ली, आप फौज को और फौजी क़यादत के मुतल्लिक बुरा भला आप क्यों नहीं कहते और इन पर तनकीद क्यों नहीं करते। यहां तक कि इस तरह की भी इतलात आने लगी कि ख्वाजा साद रफीक अब इतने बददिल हो गए हैं कि वो नून लीग को छोड़ने के मुतल्लिक भी सोच रहे हैं। मरियम नवाज ने ख्वाजा साद रफीक से इस हद तक नाराजगी का इजहार भी किया था। तो अब ख्वाजा साद रफीक के जो भाई हैं ख्वाजा सलमान रफीक, उनको भी वजारत छोड़नी पड़ी है। और उसकी वजह यह हाशमी साहब कि पंजाब में हुकूमत किसकी है? हमजा शहबाज की। फिर एक मिस्टर एक्स जो हैं वो भी बैठे हुए हैं पंजाब में, जिनका इमरान खान साहब ने नाम भी लिया। और ये जो मिस्टर एक्स हैं वो भी हमजा शहबाज को इलेक्शन जितवाने के लिए सरगर्म अमल हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कैमरों के सामने बताया। इसी तरह कुछ और ऑफिसर्स के मुतल्लिक भी तहरीक इंसाफ ने कैमरों के सामने कहा कि वो भी रियासती मशीनरी और रियासती वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरीके से हमजा शहबाज को हम जितवा दें। लेकिन हाशमी साहब, अब इस पूरी सिचुएशन में मरियम नवाज की एक बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो सामने आई है, और ये वीडियो हमारे व्यूअर्स ने शायद नहीं देखी होगी, कुछ व्यूअर्स ने शायद देखी हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो शेखोपुरा में जलसा किया था, अब वो एक बड़ा अजीमुशान जलसा था, बहुत बड़ा वहां पर क्राउड आ गया और बड़ा पुरजोश क्राउड था। और फिर मरियम नवाज ने भी फैसला किया कि मैंने भी शेखोपुरा में जलसा करना है। तो मरियम नवाज ने भी शेखोपुरा में जलसा किया। ये पूरी इंतखाबी कैंपेन मरियम नवाज ने अपने सर पर ली हुई थी कि मैं ये इंतखाबी कैंपेन चलाऊंगी, और उसका मकसद उनका ये था कि मैं किसी तरीके से सियासत में रेलिवेंट रहूं, क्योंकि जाहिर है कि वो नाअहल भी हैं, कोई सरकारी ओहदा तो उनके पास नहीं है, ना उनके पास कोई हो सकता है, उनके वालिद भी नाअहल है। तो उन्होंने सियासत में खुद को रेलेवेंट रखने के लिए ये कहा कि मैं ये इंतखाबी कैंपेन चलाऊंगी। लेकिन हुआ क्या हाशमी साहब? हुआ ये कि वहां जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, इसी तरह कुछ और लोग, उन्होंने मरियम नवाज के इस जलसे की एक वीडियो बनाई, और इस वीडियो में मरियम नवाज की ऑडियो भी स्टेज से जब वो तकरीर कर रही हैं उस वक्त की तकरीर की उनकी ऑडियो भी सुनाई दे रही है। और वो ये कह रही हैं कि जो मैं नारे लगवा रही हूं स्टेज से, इसका कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाबी आवाज नहीं आ रही, यानी उनके नारों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। जैसे इमरान खान साहब तो स्टेज पे खड़े होकर कभी भी खुद नारे नहीं लगवाते, वो फैसल जावेद नारे लगवाते हैं या बाकी रहनुमा, इमरान खान साहब कभी भी खुद नारे नहीं लगवाते। लेकिन क्राउड इतना पुरजोश होता है कि वो खुद ही उस वक्त फैसल जावेद के नारों का जवाब दे रहा होता है, और जब खान साहब तकरीर करने आते हैं तो उस वक्त तो क्राउड का जो जोश है वो दीदनी होता है। तो पता ये चला हाशमी साहब बाद में कि मरियम नवाज के नारों का जवाब इसलिए नहीं आ रहा था कि वो वीडियो जो उनकी जलसागाह से बनाई गई कुछ रिपोर्टर्स ने और कुछ लोगों ने, कि उसमें सिर्फ जो अगली 3-4 सफ़े थी पंडाल की और जलसागाह की, वहां तो लोग मौजूद थे, लेकिन पीछे पूरी जलसागाह खाली थी। और ये उस वक्त की फुटेज है कि जिस वक्त मरियम नवाज तकरीर कर रही थी। ये नहीं है कि मरियम नवाज अभी जलसे में पहुंची नहीं थी, और उस वक्त की ये फुटेज है। साफ नजर आ रहा है, शहबाज गिल ने ये जो फुटेज है ये वीडियो ट्वीट भी किया है, साफ नजर आ रहा है कि मरियम नवाज स्टेज पे खड़ी हैं, ये शिकवे कर रही हैं कि मैं जो नारे लगवा रही हूं उसका जवाब नहीं आ रहा, उसकी आवाज नहीं आ रही उन नारों की। और फिर ये वीडियो वायरल हो जाती है कि वहां पे लोग ही मौजूद नहीं थे, तो जवाब कहां से खाली, था? बिल्कुल खाली, पूरा जलसा, पूरी जलसागाह जो है वो खाली थी। तो अब इस पूरी सिचुएशन में जब नून लीग ने यह देखा कि एक तो खान साहब के जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, अगरचे पूरी रियासती मशीनरी तो नून लीग के साथ है, लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज भी यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब 67% तक यहां पर वोट कम से कम लेकर जा सकते हैं, यानी 20 में से 15 के करीब नशिस्तें तहरीक इंसाफ लेकर जा सकती है।
तो अब फिर मरियम नवाज ने अय्याज सादिक से इस्तीफा लिया है, इसी तरह ख्वाजा सलमान रफीक से इस्तीफा लिया है, उनको वार्न भी किया है और उनको कहा है कि आपने तहरीक चलानी है ये ज़िमनी इलेक्शन में और मुझे नताइज चाहिए, चाहे आप जो मर्जी करें, मुझे यहां से नताइज चाहिए और हमने हर सूरत में ये ज़िमनी इलेक्शन जीतना है। एक तरफ तो जो यूटिलिटी स्टोर से मुख्तलिफ अशिया के ट्रक्स हैं वो इन 20 हलकों में पहुंचाए गए। यहां पर आप ये कह लें कि एक रिश्वत के तौर पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही थी और अब 2 वुज़रा से इस्तीफा लेने के बाद उनको डिप्यूट किया गया है यहाँ पे कि आपने सुबह शाम यहाँ पे कैंपेन करनी है। यानी हर तरीके से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनकी अहलिया को तरक्की दी गई, जिनके मुतल्लिक अब इमरान खान साहब ने कहा है कि रातों रात उनकी तरक्की का फैसला किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया का, और फिर उसके सिले में अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के इंतखाबात में धांधली करवाएंगे। तो हाशमी साहब, पूरा निजाम इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो उनको अवाम की सपोर्ट हासिल है और इस वजह से हासिल है कि अवाम समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ से और आसिफ अली जरदारी से 1000 गुना ज्यादा ईमानदार हैं। इमरान खान साहब सबसे बेहतर लीडर हैं। इनकी 3.5 साल की जो हुकूमत थी, ये 3.5 साल का दौर, वो आसिफ अली जरदारी और नून लीग का जो 30 साल का दौर था, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उससे ज्यादा अच्छा दौर था। और जो 2.5 महीने में महंगाई हुई, खान साहब ने इसकी 10% भी महंगाई अपने 3.5 साल में नहीं की थी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद लोग, उनका मूड ये है कि हमने इमरान खान साहब को वोट देना है, इमरान खान साहब को वापस लाना है। एक फैक्टर तो वो साजिश वाला, उस पर लोगों को यकीन है कि इमरान खान को साजिश के जरिए गिराया गया। दूसरा, ये करप्शन वाला फैक्टर, जो कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की करप्शन के मुतल्लिक लोग कायल हैं कि ये करप्ट खानदान है। और तीसरा, फिर जो इन्होंने महंगाई का कहर नाजिल किया है पिछले 2.5 महीने में लोगों पर। तो इस वक्त तमाम जो जलसे हैं, तमाम सर्वेज, तमाम लोकल सर्वेज, यहां तक हाशमी साहब 2 बड़े न्यूज चैनल्स ने जो सर्वेज किए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलेगी सिर्फ उस सूरत में जब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और इस वजह से इमरान खान साहब अब कहते हैं कि मुझे खदशा ये है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। और जो लोग ग्राउंड पे जो सहाफी कवर कर रहे हैं हाशमी साहब पंजाब में इस ज़िमनी इलेक्शन को, वो तमाम सहाफी बता रहे हैं कि किस तरीके से रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन लंबी तान कर सोया हुआ है और किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। राज साहब, सहाफियों पर हमले पाकिस्तान में रुक नहीं रहे, मुकदमात रुक नहीं रहे। अब एक बार फिर समी इब्राहिम पर हमला किया गया है। ये हमलावर कौन थे और इसकी कुछ तफसीलात भी हम सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज कल हमने एक और खबर भी देखी, इमरान रियाज खान को बड़ा रिलीफ मिल गया, रिहाई हुई, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम, और फिर जो बाहर वो आए और फिर उन्हें मीडिया से गुफ्तगू भी की। राज साहब, ये एक सिलसिला, एक कॉन्टिन्यूटी है। इससे पहले अयाज अमीर साहब, एक बहुत ही सीनियर सहाफी, उनके ऊपर भी हमला हुआ। अब ये कॉन्टिन्यूटी, ऐसा लगता है कि चेन रिएक्शन है। इधर से इमरान रियाज बाहर आते हैं तो दूसरी तरफ हमने देखा कि समी इब्राहिम पर हमला कर दिया जाता है। अब जो तफसीलात सामने आई हैं, नामालूम अफराद हैं, नामालूम टेलीफोन कॉल्स और नामालूम अफराद, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर ये फरार भी हो जाते हैं। हमला किया, ये इस्लामाबाद का राज साहब इलाका है जहां पर ये जब अपने ऑफिस से वो बाहर निकले और उन पर हमला कर दिया गया। और कहा गया है कि एक ख्वाजा सरा ने समी इब्राहिम से पैसे मांगे, वो देने लगे तो दूसरे ने हमला कर दिया। और इस मौके पर वीडियो भी बनाई गई दूसरे की तरफ से। और फिर जो इंटरव्यू उन्होंने दिया इब्तदाई तौर पर, वो ये कहते हैं कि सब्ज रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी में वो रफू चक्कर हो गए, वहां से निकल गए और कोई मालूम नहीं कि कहाँ गए। और फिर हमने ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर भी इसका रिएक्शन देखा। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, शिकायत दर्ज कर ली गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से इसकी ऑब्वियसली इसकी मजम्मत की गई। अब एक सिलसिला है, अब किसकी बारी है? राय साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं,
हम भी क्योंकि पाकिस्तान की उस क्लास की को नुमाइंदगी करते हैं और जो हमारी खबरें होती हैं वो जो अवाम सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं सुनना चाहते ये खबरें। तो मुझे तो अब ये भी परेशानी लाहक होगी कि ये तो सिलसिला शुरू हो गया, क्या होगा? क्या इस्लामाबाद अब सेफ सिटी नहीं रहा, या लाहौर या पाकिस्तान का कोई भी शहर जो है वो सहाफियों के लिए, सहाफत के लिए सेफ नहीं रहा? क्या होगा? और क्या वाइब्स क्या आ रही हैं? बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, बताएं कि ये हमला कौन करवा रहा है, क्यों हो रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या है? रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? हाशमी साहब, इस्लामाबाद में हालात तो बड़े ख़राब हैं, लेकिन अपने नाजरीन से हमारी कमिटमेंट है और अपना एक आप कह सकते हैं कि नाजरीन के साथ एक वादा भी है कि जो भी हकायक हैं, वो चाहे जितने भी तल्ख हकायक हैं, तो जितना मर्जी दबाव हो, जितनी मर्जी सप्रेशन हो, वो हकायक हम जब तक हैं वो लोगों के सामने लेके आएंगे। किसी किस्म की सप्रेशन, किसी किस्म का दबाव हमें रोक नहीं सकता कि हम ये हकायक लोगों के सामने बयान ना करें। अब आपने जो लाहौर हाई कोर्ट की बात की कि बड़ा जबरदस्त फैसला या बड़ा रिलीफ दिया गया इमरान रियाज को, मैं तो नहीं मानता कि ये कोई बड़ा फैसला था या कोई बड़ा रिलीफ दिया गया। इमरान रियाज ने क्या कोई स्मगलिंग की थी, कोई दहशतगर्दी की थी, कोई डकैती की थी, कोई चोरी की थी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की थी? क्या किया था इमरान रियाज ने? इमरान रियाज को 4 दिन के अंदर जिस तरीके से टॉर्चर का निशाना बनाया गया, टेक्निकल तरीके से, जिस अजियत से, जिस कर्ब से उनकी पूरी फैमिली गुजरी होगी, मैं चूंकि उनको कोई ज्यादा जाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन मुझे जब ये पता चला है कि जाहिर है कि एक फैमिली, उनके बच्चे भी, तो जब वो ये विजुअल्स देखते होंगे कि उनके वालिद को किस तरीके से पुलिस वैन में, एक वैन से दूसरी वैन में धकेला जाता है, उनको सोने नहीं दिया जाता, और फिर उनकी जो हालत हमने देखी, और बगैर किसी जुर्म के, तो आप ये देखें कि ये जो तस्वीर और ये वीडियोस हैं, ये तो इमरान रियाज के बच्चों के ज़हनों पर नक्श हो गई होंगी। आप देखें कि बच्चे कितना नफ्सियाती दबाव लेते हैं इस तरह के मामलात का, कि जब उनके वालिदैन में से किसी एक के साथ भी, या दोनों जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ कोई इस किस्म का मामला सामने आ जाए, तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। और वो जाहिर है कि अपनी वालदा से भी सवाल करते होंगे, बाकी लोगों से भी सवाल करते होंगे कि हमारे वालिद का क्या कसूर है कि उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो इमरान रियाज को जो 4-5 दिन इन्होंने अजियत में रखा है, असल में तो इमरान रियाज की पूरी फैमिली को अजियत दी गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए था, और जिस तरीके से ये बोगस FIR दर्ज की गई थी, होना तो ये चाहिए था कि जो मुद्दई थे, जो बड़े लोफर लफंगे हैं, यानी जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग जो कि उठाई गिरे हैं, जो कि आप कहें कि गटरों के ढक्कन उठा के बेचने वाले हैं, ऐसे ऐसे तो मुद्दई थे ये FIR में। जी आप उनके देखें कि वो कहां कहां से, ऐसे ऐसे इलाकों से उनका ताल्लुक है कि जिनके मुतल्लिक तो पाकिस्तान के लोग जानते भी नहीं है, और वो मुद्दई अदालतों में पेश भी नहीं हुए, और उनको भी नहीं पता, और राय साहब उनको भी नहीं पता। वकील ने कहा है कि हमें पता नहीं कि हमारे केस किया, नहीं पता, तो वो मुद्दई पेश भी नहीं हुए। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कानूनी निजाम काम कर रहा होता, हाशमी साहब, आपने कहा बड़ा फैसला, मैं इसको बिल्कुल कोई बड़ा फैसला नहीं मानता। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आईनी निजाम काम कर रहा होता, तो इधर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये बुला लेते उन जो मुद्दई थे, ये कहते पहले तो मुद्दई पेश हों, उनसे पूछते कि आपको क्या पता है कौमी सलामती के मुतल्लिक, आप जरा पहले हमें कौमी सलामती की तशरीह बताएं जो आपने ये FIR करवाई है। और हाशमी साहब खड़े खड़े वहीं पर जिन्होंने ये बोगस FIR करवाई हैं, जिनके मुद्दई पेश नहीं हुए, उल्टा उनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, कमरा अदालत से उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए था, जो इस तरह से नामालूम तरीके से इस किस्म की FIR करवा रहे हैं और खुद गायब हैं। ये मुद्दई कहीं पर पेश नहीं हुए, और ये जो इल्जामात लगाए गए गद्दारी के, इनसे जरा डेफिनेशन पूछते कि गद्दारी की डेफिनेशन क्या होती है। तो 4 दिन एक सहाफी को या किसी भी आम शख्स को आपने शदीद तरीन अजियत में रखा, वो अजियत देने के बाद, उसको नुकसान पहुंचाने के बाद, उसके बच्चों को नफ्सियाती अजियत देने के बाद,
उसकी अहलिया को नफ्सियाती अजियत देने के बाद, उसके वालिदैन को बदतरीन अजियत में मुब्तला रखने के बाद आपने उसको जमानत दे दी कुछ दिन के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा फैसला है। कोई बड़ा फैसला नहीं है। मैं बिल्कुल हाशमी साहब ये समझता हूं कि ये जो हमारी अदलिया 130वें नंबर पर है, ये बिल्कुल मेरिट पर 130वें नंबर पर है। ये तो शुक्र है कि दुनिया में मुल्क ही इतने हैं। अगर मुल्क कोई ज्यादा होते, 800-900 मुल्क होते, तो ये 800वें नंबर पर, 900वें नंबर पर होती हमारी अदलिया। जिस किस्म का निजाम चल रहा है, आप देख लें हाशमी साहब, मैं बड़ा हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की कोई जुम्बिश तक नहीं हुई। 4 दिन से पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की कोई जुम्बिश नहीं हुई, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। और इस अदालत की जानिब अल्टीमेटली लोग इंसाफ के लिए देखते हैं। लेकिन हाशमी साहब, जब इस किस्म के वाकयात होते हैं और अदालतें अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, तो फिर लोगों का निजाम अदल के ऊपर से मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ जाता है। और जिस माशरे में निजाम अदल से आपका एतमाद उठ जाए, लोग देख लें कि निजाम अदल इस कदर मफलूज है, तो वो माशरे हमेशा तबाही का शिकार होते हैं। जिस तरह से हमारा ये माशरा मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है, हम मुकम्मल तौर पर एक नाकाम रियासत हैं, एक फेल्ड स्टेट हैं। लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगती है जब मैं ये बात कहता हूं, लेकिन यहां पे लोगों को गुमराह किया जाता है कि आप एक शानदार मुल्क में रह रहे हैं, एक शानदार माशरे में रह रहे हैं। कोई शानदार माशरा ये नहीं है। ये एक ऐसा माशरा है जहां पे जंगल का कानून है, जहां पर किसी भी किस्म के कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि ये इंश्योर करे कि कानून के मुताबिक जो है वो चीजें चलें। और यही हमने इमरान रियाज के केस में देखा है। अब आ जाए समी इब्राहिम के केस पर। अब देखें, समी इब्राहिम के ऊपर एक FIR हुई थी, एक अदालती प्रोसेस चल रहा है। अब अदालती प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बाद फिर समी इब्राहिम के ऊपर हमला करवाना, यानी जो CCTV फुटेज सामने आई है, वो फुटेज मैंने देखी है कि समी इब्राहिम बाहर आते हैं अपने ऑफिस से, और सामने देखा जा सकता है कि एक गालबन ख्वाजा सरा हैं, वो वहां पर टहल रहे हैं। और ये ख्वाजा सरा कोई शायद मांगते हैं पैसे वगैरह। तो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में हाशमी साहब, बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जो अपने हालात से मजबूर होकर, आप कह सकते हैं कि वो बेचारे भीख मांगने पर भी मजबूर हैं, तो लोग उनको भीख भी देते हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो समी इब्राहिम उनको कोई पैसे वगैरह दे रहे हैं, लेकिन अचानक वो ख्वाजा सरा हमला करता है समी इब्राहिम पर बगैर किसी वजह के, यानी विद इन सेकेंड्स। अब सेकेंड्स के अंदर तो कोई ऐसी तकरार भी नहीं हो सकती। और कभी भी ये जो ख्वाजा सरा भीख मांग रहे होते हैं, ये तो बेचारे पहले ही इतने पिसा हुआ तबका है और इतने सबमिसिव से होते हैं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह से हमले करें। ये जब मांगते हैं भीख तो दुआएं दे रहे होते हैं, लोगों को मिन्नतें कर रहे होते हैं, तरले कर रहे होते हैं कि खुदारा हमें कोई 2, 4, 5, 10 रुपए दे दें। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पहले उसने हमला कर दिया, उसके बाद एक और शख्स ने हमला किया। और ये तो खुशकिस्मती है समी इब्राहिम की कि वो अपने ऑफिस से बहुत करीब थे, और फिर थोड़ा सा उन्होंने हाजिर दिमागी का सबूत भी दिया कि बजाय इसके कि वो वहीं पे खड़े रहते और सिचुएशन को समझने में वक्त जाया करते, वो फौरन वापस अपने ऑफिस के अंदर आ गए। और वहां पर कुछ और लोग उनके स्टाफ के भी मौजूद थे बोल न्यूज के ऑफिस के बाहर। तो उनकी वजह से ये समी इब्राहिम की जान बख्शी हो गई, नहीं तो समी इब्राहिम को तो यहां से अगवा कर लिया जाता। तो इस सिचुएशन में हाशमी साहब बड़े सवालात खड़े होते हैं। और अब जो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस हमले का, ये जब लोग इस किस्म का मजाक उड़ाते हैं तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वक्त आप पर भी आ सकता है। इससे पहले कई सहाफियों पर यह वक्त आया है, और ये अब इन सहाफियों पर वक्त आया है, कल किसी और पर आ सकता है। तो इस वक्त जरूरत यह है कि जो पूरी ये सहाफती बरादरी है वो एक हो जाए जी। नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद में तो सेफ सिटी कैमरास का एक नेटवर्क है। सबसे महंगा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हाशमी साहब, वो इस्लामाबाद में लगा हुआ है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मुझे पता है। तो क्या ये नामुमकिन है कि उस ख्वाजा सरा को गिरफ्तार करके तफ्तीश कर ली जाए, या वो 2 मजीद कैरेक्टर जो नजर आ रहे हैं, अगर समी इब्राहिम ने कुछ अगर ड्रामा किया है, जैसे कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं और इस किस्म के बेहुदा इल्जामात लगा रहे हैं, इस किस्म के भोंडे इल्जामात लगा रहे हैं, तो फिर वो उसको गिरफ्तार कर ले पुलिस, उस ख्वाजा सरा को उसको गिरफ्तार करके पूछ ले कि क्या ये ऐसा ही हुआ है।
कि समी इब्राहिम कोई भोंडी हरकत कर रहे थे, कोई ये भोंडा ड्रामा कर रहे हैं, या गिरफ्तार ना करे, सिर्फ उससे जाके पूछगिछ कर ले, तफ्तीश कर ले, पता चल जाए, समी इब्राहिम को भी तफ्तीश में शामिल कर लिया जाए। लेकिन वो काम भी नहीं किया जाएगा। असल में ये खौफो हरास फैलाया जा रहा है कि किसी तरीके से सहाफियों की आवाज जो है वो दबाई जाए। लेकिन हाशमी साहब, आप क्या करेंगे? आप इन सारे सहाफियों को बहिरा अरब में गर्क कर देंगे? क्या ये पाकिस्तानी सहाफी नहीं है? क्या पाकिस्तान का आइन आपको इजहार राय की आजादी नहीं देता कि आप अपनी राय का इजहार करें? तो ये जो हथकंडे हाशमी साहब, ये 75 साल से हर हुकूमत में इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन इससे सहाफत को दबाया नहीं जा सकता। यहां पर हाशमी साहब, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी सहाफियों को कोड़े मारे गए, उनको उल्टा लटकाया गया। जनरल ज़ियाउल हक तो चले गए, लेकिन देख लें कि पाकिस्तान की सहाफत यहीं पे है, वो मज़ामती सहाफत यहीं पे है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के दौर में भी ये हुआ, बीबी के दौर में भी हुआ, खास तौर पर मियां नवाज शरीफ के दौर में जो उनका पहला और दूसरा दौर था, उसमें भी इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। सहाफत यहीं पे है। परवेज मुशर्रफ आज मुल्क में वापस नहीं आ सकते, जिस किस्म के हालात का उनको सामना करना पड़ा। परवेज मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान में चैनल्स बंद किए थे, तो परवेज मुशर्रफ तो वापस नहीं आ सके, लेकिन पाकिस्तान की सहाफत यहीं मौजूद है और मज़ामती जो सहाफत करने वाले लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अब इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि ये जो कहते हैं कि रेड लाइंस हैं, कुछ ये रेड लाइंस वगैरह क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कोई भी सहाफी जो होता है उसका जो सच होता है, असल में वो रेड लाइन होती है। यानी आपका जो सच है ये सबसे बड़ी हुब्बल वतनी होती है। सहाफी को हमेशा बेबाकी के साथ सच कहना चाहिए। सबसे बड़ी हुब्बल वतनी यही होती है, क्योंकि जब आप सच को छुपाते हैं, जब आप हकायक को छुपाते हैं, तो आपके माशरे का नुकसान होता है, आपके इदारों का नुकसान होता है, आपके मुल्क का नुकसान होता है, आपके लोगों का नुकसान होता है। तो ये एक गलत परसेप्शन बनाया गया है। और हाशमी साहब, दूसरी बात कि अगर एक लम्हे के लिए ये तस्वुर भी कर लें, अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं है, तो मैं ये बात नहीं मानता कि कभी भी किसी सहाफी ने कौमी सलामती को खतरे में डाला है या कोई ऐसी बात की है कि उसके किसी एक्ट से हमारी कौमी सलामती खतरे में डल जाए। हम तो क्लेम करते हैं कि हम 7वीं बड़ी दुनिया की फौजी कुव्वत हैं, हम एटमी ताकत भी हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर सहाफियों को इस किस्म के हमलों का सामना करना पड़ेगा, तो इससे तो दुनिया में ही हमारा इमेज मुतासिर होगा। पहले ही हम देख लें कि आज़ादी सहाफत के हवाले से कहां पर खड़े हैं, तो इससे तो हमारा जो इंडेक्स है उसमें नंबर और ज्यादा नीचे जाएगा। राजा साहब, एक खबर श्रीलंका से भी है। हम बार बार श्रीलंका की मिसाल देते हैं। लाखों की तादाद में लोगों ने सदारती महल का घेराव किया, लोग इस्तीफा तलब कर रहे हैं, और एक ऐसा बहरान जिसका ऑब्वियसली किसी के पास कोई हल नहीं है। जब कौम उठती है, इनकलाब आ जाता है। इस वक्त श्रीलंका की सड़कों के ऊपर आवाम है, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त रिमार्क्स दिए गए और लोग सवाल कर रहे हैं, उसमें संगाकारा क्रिकेटर, उन्होंने एक जुमला कहा कि मिस्टर बीन रिजाइन। राय साहब, मिस्टर बीन तो हमारे पास भी मौजूद हैं। पिछले 5-4 रोज से मैंने तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपने वज़ीर आज़म की कोई बड़ी खबर या कोई ऐसा काम नहीं देखा जिसे मैं कह सकूं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हमें लीड कर रहा है। वो तो कोई और ही लीड कर रहा है। तो व्हाट यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट, मिस्टर बीन रिजाइन? श्रीलंका की सूरत हाल और फिर पाकिस्तान की सूरत हाल, ये जो सर्कस लगी हुई है। देखिए हाशमी साहब, जो श्रीलंका के हालात हैं इनको आप जरा रिलेट करें पाकिस्तान के हालात से। एक तो जिस तरह से पाकिस्तान में ये 2 जमातें खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करती रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और अब चूंकि शरीफ खानदान चौथी मरतबा इक़्तिदार में आ गया है, तो इसी तरह वहां भी एक मौरूसियत थी। एक भाई सदर था, एक वज़ीर आज़म था। तो पहले वज़ीर आज़म हाउस पर हमला हुआ और फिर वज़ीर आज़म को भागना पड़ा, वहां पर इस किस्म के पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। फिर जिस किस्म के माशी बहरान का सामना अब पिछले 2.5 माह में पाकिस्तान को है, इसी किस्म के माशी बहरान का सामना श्रीलंका को करना पड़ा। अब वज़ीर आज़म तो रुखसत हो गए, उसके बाद ऐवान सदर और सदारती महल का जो घेराव हुआ है हाशमी साहब, आप देख लें कि इसके अंदर बड़ी इबरत है ऐसे हुक्मरानों के लिए जो कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते। वहां पे घेराव हुआ, वो फुटेजेस आप देखें कि किस तरीके से लोग सदारती महल में दाखिल हो गए
और वो सदारती महल भी देखें कि कैसे वहां शानदार स्विमिंग पूल बने हुए हैं, यानी लोग गुर्बत से मर रहे हैं। वहां पे लोगों पे पाबंदी लग गई कि आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्योंकि पेट्रोल मौजूद नहीं है। वहां पे लोग फाके करने पर मजबूर हैं, लेकिन आलीशान किस्म का सदारती महल है और लोगों ने वहां पर घुसकर जो स्विमिंग पूल है वहां पे छलांगे लगाई हैं और वहां पे तैराकी की है और वहां पे खुद को ठंडा किया है। तो जिस किस्म के मनाजिर वहां से सामने आए हैं वो तो एक इबरत पकड़ने वाले मनाजिर हैं। और इसी तरह अब वहां की जो कौमी टीम के खिलाड़ी हैं श्रीलंकन, वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर प्रेसिडेंट यू बोथ हैव टू गो। अब वो इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं तो आप अंदाजा कर लें कि किस किस्म के वहां पर हालात होंगे। तो इसी मामले पर बार बार खान साहब भी कहते हैं कि इदारों से भी कहते हैं, इस इंपोर्टेड हुकूमत से भी कहते हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका के हालात की जानिब ना जाने दें। और ये जो हमारे इदारे हैं, खासतौर पर हमारी फौज है, उसका चूंकि असर रसूख है पाकिस्तान की सियासत पर, तो वो एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकती है। फिर खान साहब ने कितनी जबरदस्त बात की। खान साहब ने कहा कि मैं न्यूट्रल्स को यानी अपनी फौज को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहता। और ये बात बिल्कुल ठीक है खान साहब की कि जिन ममालिक की अफवाज हाशमी साहब कमजोर हुई हैं मिडल ईस्ट में, हमने देखा है कि अल्टीमेटली वो मुल्क सफा हस्ती से मिट गए हैं या वो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गए हैं। तो खान साहब के साथ इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त अवाम मौजूद है कि खान साहब अगर वो ये समझें कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है तो ये जो अवाम की हमायत है इसका रुख किसी और जानिब भी मुड़ सकता है। इसलिए खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं अपनी फौज को मजबूत देखना चाहता हूं, मुत्तहिद देखना चाहता हूं। हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि हमारी फौज जो है वो हमेशा मजबूत रहे। हमें पता है कि यहाँ पे कितनी हॉस्टाइल एजेंसीज काम कर रही हैं। एक इतना हमारा बदतरीन जो हमसाया है वो किस किस्म की साजिशें पाकिस्तान के अंदर करवाता रहता है, किस किस्म की दहशतगर्दी करवाता रहता है। तो इस पूरी सूरत हाल में जिस किस्म के हालात का पाकिस्तान को सामना है, जितना मुनकसिम माशरा इस वक्त पाकिस्तान में है, इतना कभी भी नहीं हुआ था। तो इसका हल यही है कि ताकतवर हल्के यानी फौजी क़यादत और फौज अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और फिर अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें ताकि ये जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार की कैफियत है, ये इंतशार की कैफियत खत्म हो। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।